राजकीय संत रविदास ISPC शिक्षण संस्थान से UPSC UPPSC कार्यक्रम के लिए प्रसारित हो रही कक्षाओं में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोगों के साथ मिस्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी सर, जो कि डिप्टी डायरेक्टर महिला कल्याण में है, वो जुड़ चुके हैं। और किसी कारणवश ये कार्यक्रम हमारा YouTube चैनल पे लाइव नहीं हो पा रहा है, इसे हम Facebook पे लाइव कर रहे हैं। इसकी लिंक हम बहुत जल्द ही YouTube पे भी शेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सर को मैं क्लास दूंगा, जिससे कि सर आपका स्वागत है कार्यक्रम में। काफी समय से सर बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आपको सर मंच देकर मैं जो है बहुत ही जल्द जो है आपके और स्टूडेंट्स के बीच से हट रहा हूं, और आप सर कमान संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बोल सकता हूं अब? हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मुझे आप सभी लोगों को थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ा। ये क्लास 2 बजे से ही होनी थी, और थोड़ा कुछ नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया क्लास को स्टार्ट करने में। आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा। एनीवे, आप सभी का बहुत स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोगों ने जो विषय रखा है, जिस पर बात करनी है, वो विषय मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी कि भारत के जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में उस सामाजिक परिवर्तन, प्रगति और विकास की अवधारणा को समझना, ये विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये विषय कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमारे प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर निबंध लेखन होता है, या हमारी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे जनरल स्टडीज के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज के मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों पे ये सभी ये जो विषय है वो बहुत प्रासंगिक होता है। इसलिए आज ये विचार करके इस विषय को रखा गया है आज आपके सामने। अब बहुत विलंब न करते हुए मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं और आपसे चर्चा करता हूं। हम सभी जानते हैं कि समाज एक परिवर्तनशील इकाई होता है, और ये भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न कालखंडों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में और भिन्न भिन्न कारणों की वजह से इसमें परिवर्तन आते हैं। कई बार जब हम बात करते हैं परिवर्तन की, विकास की, प्रगति की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि कई बार हम ये जो अवधारणाएं हैं, इनको एक साथ समझ लेते हैं। इनको हम समझ लेते हैं कि क्योंकि मोर और लेस सबका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो कुछ एक जैसे ही होता है, तो हम मोर और लेस इन अवधारणाओं को एक जैसा ही समझ लेते हैं, जबकि ये अवधारणाएं अलग अलग होती हैं। इनकी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, इनके कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। हम कब परिवर्तन कहेंगे, हम कब विकास कहेंगे, हम कब प्रगति कहेंगे, हम कब उद्विकास कहेंगे, हम कब ग्रोथ कहेंगे, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हमारी क्लैरिटी नहीं होती है, तब तक हम इन प्रक्रियाओं को, क्योंकि ये सभी प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन की अपनी एक प्रक्रिया है, विकास की अपनी एक प्रक्रिया है, प्रगति की अपनी एक प्रक्रिया है, ग्रोथ की अपनी एक प्रक्रिया है, उद्विकास की अपनी एक प्रक्रिया है। इन सभी प्रक्रियाओं को जब हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके हम समझते हैं, तो हमें इन प्रक्रियाओं को समझने में बहुत सहूलियत होती है, बहुत आसानी होती है।
मैं एक एक करके थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि कैसे ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या टेनेट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको वो करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। सबसे पहला होता है उद्विकास, इवोल्यूशन। हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने स्कूल के डेज में, अपनी बायोलॉजी में या साइंस में इवोल्यूशन पढ़ते हैं। इवोल्यूशन सबसे पहला इवोल्यूशन है। फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्रेस पढ़ते हैं, चेंज पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सोशल चेंज पढ़ते हैं, ग्रोथ पढ़ते हैं, अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं कि इवोल्यूशन किसको कहते हैं, अब मैं आ रहा हूं कि इन कॉन्सेप्चुअल जो अवधारणाएं हैं इनके बीच में कैसे हम स्पष्टता रख सकते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इवोल्यूशन की बात करें, उद्विकास की, तो ये इवोल्यूशन जो है ये मोरलेस एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो हमें बायोलॉजी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इसका अर्थ मोटा मोटी ये होता है कि जब हम कोई भी ऐसा परिवर्तन जो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हो, जो होमोजेनाइटी से हेट्रोजेनाइटी की तरफ हो, मैं इसको हिंदी में भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन, चाहे वो समाज में हो या हमारे शरीर में हो या किसी समूह में हो, किसी समुदाय में हो, किसी व्यापक समाज में हो, जब कोई ऐसा परिवर्तन जो एक रेखा में आगे बढ़ता है, एक लीनियर, एक सरल रेखा में आगे बढ़ता है, और वो सरल रेखा इस प्रकार की होती है कि जहाँ पर विभेदीकरण होता है, जहाँ पे डिफरेंशिएशंस होते हैं, जहाँ पर जो सरल से जटिल की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जब विकास होता है तो विकास में हमारी जो पूरी बॉडी है उस पूरी बॉडी में सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जो ये समाज है उस समाज में भी जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन एक सरल की ओर से जटिल की ओर बढ़ता है। इसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन, उद्विकास। उद्विकास का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी परिवर्तन जो एक रेखा में आगे बढ़े और उस रेखा में इस प्रकार से आगे बढ़े कि उसमें विभिन्न अंगों का विभेदीकरण हो, उन अंगों का प्रक्रियात्मक विभाजन हो, उन अंगों का फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन हो, और एक सरल रेखा से जटिल रेखा की तरफ आगे बढ़े, ऐसे विकास को इवोल्यूशन कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात आती है प्रोग्रेस की, कि प्रोग्रेस किसको कहते हैं। प्रोग्रेस एक मूल्य युक्त शब्द है, वैल्यू लेडन वर्ड है। और वैल्यू लेडन का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज में वांछित परिवर्तन चाहते हैं, इच्छित परिवर्तन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी दिशा में परिवर्तन हो जो मनुष्य के सुख सुविधाओं में वृद्धि करे, मनुष्य का जीवन आसान बनाए, मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो, ऐसे परिवर्तन को हम प्रगति कहते हैं। इवोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी अपनी एक निश्चित दिशा है, उस दिशा में विकास की अपनी एक निश्चित दिशा है, उस दिशा में वो आगे बढ़ता है। प्रोग्रेस, प्रगति, प्रगति मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन लक्ष्य निर्धारित करता है, और वो जो इच्छा होता है, जो लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य हमारे इस प्रकार के लक्ष्य होते हैं जो मनुष्य के जीवन को सुविधा युक्त बनाए, मनुष्य के जीवन को गुणवत्ता युक्त बनाए, मनुष्य के जैसे शिक्षा का विकास या साक्षरता का विकास। तो इस प्रकार के जो विकास है जो मनुष्य के जीवन यापन को सहज सरल बनाए और समाज में सकारात्मक परिणाम लाए, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस। लेकिन ये वॉलंटरीली होता है, ये वॉलंटरीली होता है, जो प्रोग्रेस होता है ये वॉलंटरी कॉन्सेप्ट है, ये स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। यद्यपि उसमें इच्छा समाहित होती है, यद्यपि उसमें इच्छा का महत्व होता है, वांछित लक्ष्य होते हैं, लेकिन जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है वो सहज और वॉलंटियरली होती है, स्वतः होती है।
अब तीसरा नंबर आता है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट बहुत सभी बात करते हैं, इन सारे वर्ड्स की सभी बात करते हैं। तीसरा शब्द आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का आशय ये होता है कि जब हम कोई ऐसा समाज में, किसी भी समाज में इस प्रकार के परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस प्रकार का परिवर्तन देखना चाहते हैं जो लक्ष्यों के अधीन तो हो ही, जिसके लक्ष्य हम निर्धारित तो करते ही हैं, साथ में हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार से करेंगे इसकी भी योजना बना करके और योजनाबद्ध तरीके से हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना, वो डेवलपमेंट है। दैट इज वो जिसको हम लोग अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं प्लान्ड सोशल चेंज या प्लान्ड चेंज। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई, बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चले, पॉवर्टी इराडिकेशन के बहुत सारे कार्यक्रम चले, बहुत सारे इस ग्रामीण विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चले, रूरल डेवलपमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चली। तो ये स्कीम्स क्यों चलाई गई? ये स्कीम्स इसलिए चलाई गई क्योंकि हमें एक लक्ष्य को प्राप्त करना था। हम हर एक स्कीम कोई ना कोई लक्ष्य को निर्धारित करके लगाई शुरू की जाती है। तो हम उस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं करते हैं, अपितु उन लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार से करेंगे, उसमें संसाधन कितने प्रयोग होंगे, उसमें ह्यूमन रिसोर्स कितना इस्तेमाल होगा, उसमें किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, उसमें उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशंस के हर्डल्स किस प्रकार से शॉर्ट आउट किए जाएंगे, इन सारी चीजों पर विस्तृत कार्य योजना बना करके, इन सारी चीजों पर विस्तृत कार्य योजना बना करके और उनको लागू करते हैं। और इस प्रकार से ये पूरी कवायद करने के बाद जिस प्रकार का परिवर्तन समाज में आता है उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। अब एक इसी से मिला जुला शब्द होता है ग्रोथ। ग्रोथ कई बार ये, चूंकि मैं इन शब्दों में डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहा हूं कि ये कई बार ऐसा होता है कि आपस में मिंगल हो जाते हैं बात करते समय। आमतौर पे विद्यार्थी या आमतौर पे आम जनमानस इसको एक ही जैसा समझ लेता है कि इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि इन शब्दों का क्या महत्व है और ये इन शब्दों का अर्थ अलग अलग क्या है। ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ प्योरली हमारे किसी भी चीज के साइज के बढ़ने से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे जीडीपी का साइज बढ़े, हमारी जीएनपी का साइज बढ़े, ये जिसको हम ग्रोथ को, जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर पाते हैं, हम उनको क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं। हम ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि हम किस चीज को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं और किस चीज को क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे जीवन के गुणवत्ता से जुड़े हुए चीज हैं। अगर किसी चीज को हम क्वालिटेटिवली मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यद्यपि वो जुड़े हैं लेकिन हम उनका संख्यात्मक मापन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होता है जिसका हम संख्यात्मक मापन नहीं कर पाते हैं, हम उसका गुणवत्ता से जोड़ करके मापन करते हैं। लेकिन ग्रोथ एक ऐसा शब्द है जिसका हम लोग संख्यात्मक मापन कर सकते हैं, जिसका हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा करके और उनका मेजर करते हैं। तो ये ग्रोथ हो गया। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सोशल चेंज, या सोशल चेंज ही नहीं बल्कि चेंज की अवधारणा से जुड़े हैं। इस प्रकार के कुछ शब्द ऐसे हैं जो चेंज की अवधारणा से जुड़े हैं। पहले इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और उसके बाद ये सोशल चेंज। अब आते हैं सोशल चेंज पर या चेंज पर कि सोशल चेंज किसको कहते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जो इवोल्यूशन है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, ये सभी वैल्यू लेडन वर्ड्स हैं, मूल्य युक्त शब्द हैं। मूल्य युक्त शब्द कहने का तात्पर्य ये होता है कि हम इन शब्दों में कोई ना कोई निहितार्थ रखते हैं, कुछ ना कुछ परिणाम, कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कि ये वैल्यू लेडन है, ये मूल्य युक्त शब्द है। लेकिन
सोशल चेंज की जब हम बात करते हैं तो सोशल चेंज अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, और वो कमोबेश जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों को अपने में समाहित करती है। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ होता है। सोशल चेंज सबसे पहले कि वैल्यू न्यूट्रल होता है, उसमें कोई मूल्य हम नहीं रखते हैं, उसमें उसका कोई निहितार्थ हम नहीं रखते हैं। और निहितार्थ न रखने का कारण ये है कि वो रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों होता है। समाज में कई बार इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं जो रिग्रेसिव होते हैं, जो उस समाज के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। कई बार समाज उसकी कल्पना भी नहीं किया रहता है और ना समाज उसकी इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हम ऐसे परिवर्तन को हानिकारक परिवर्तन कहते हैं या समाज के लिए डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। तो और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो व्यापक समाज के लिए बड़े सकारात्मक होते हैं, उनका समाज के लिए बड़े अच्छे प्रभाव होता है व्यापक समाज के ऊपर। तो ये पॉजिटिव भी होता है, मतलब सोशल चेंज प्रोग्रेसिव भी होता है, रिग्रेसिव भी होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे, इवोल्यूशन की बात करेंगे, तो हमें ये पता है कि ये निश्चित एक दिशा में परिवर्तन है, और ये परिवर्तन उस प्रकार के परिवर्तन है जो एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो जब हमारा समाज या हमारी सरकार या हमारा प्रशासनिक ढांचा अगर कोई भी इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो समाज के लिए उपयुक्त है, समाज के लिए फायदेमंद है, समाज के आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त है, ऐसे सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना, तो जो उसके दरमियान या उसके दौरान जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन ही होते हैं। लेकिन सोशल चेंज की जब हम बात करते हैं तो सोशल चेंज में प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव दोनों ही होता है। अब सवाल ये है कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को डिफरेंशिएट कैसे करें। हम कैसे कहेंगे कि प्रोग्रेसिव है, ये परिवर्तन सकारात्मक है और ये परिवर्तन नकारात्मक है। ये भी समाज के मूल्यों पर निर्भर करता है। हर समाज के अपने कुछ स्थापित मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के आधार पर ही हम समाज के जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तन को रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये सोशल चेंज के से संबंधित सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो कुछ अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाएं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। अब मैंने ब्रीफली आपको इस पर बताने की कोशिश किया कि कैसे हम एक दूसरे के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के बीच में अंतर स्थापित कर सकते हैं, ये हमने बताने की आपको कोशिश किया। अब आते हैं परिवर्तन किस प्रकार के हो सकते हैं। परिवर्तन अभी उसके बाद में आऊंगा, भारत के समाज के या भारत के कॉन्टेक्स्ट में परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। कोई परिवर्तन लीनियर परिवर्तन होते हैं। लीनियर परिवर्तन का मतलब होता है कि एक जगह से शुरू होता है और एक सरल रेखा में या सीधी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाता है। 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाता है। एक तो वो होता है। दूसरा परिवर्तन का प्रकार होता है जो सिक्लिकल होता है, चक्रीय होता है, कि जहां से शुरू होता है वहां से आगे बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाता है, फिर वापस वहां से डाउनफॉल शुरू होता है और डाउनफॉल होकर के लौटते लौटते फिर वहां जहां से शुरू होता है वहीं पर वापस वो चला जाता है। ये कई बार ऐसा है कि ये फैशन वगैरह जो फैशन जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की चीजों में देखने को मिलता है। कई बार ऐसा हम देखने को मिलता है कि बहुत पुराने कपड़े जो लोग पहनते हैं, जो किसी पुराने स्टाइल के कपड़े होते हैं जो लोग पहनते हैं, वो आज के बहुत वर्षों पहले वो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन फिर वो रिपीट होते हैं। तो कई बार तो दूसरा जो परिवर्तन का नेचर होता है वो सिक्लिकल होता है। एक परिवर्तन होता है एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब अनुकूल परिवर्तन, एडेप्टिव चेंज बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ऐसा परिवर्तन जो हमारे समाज के एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, जो हमारे समाज की एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रीति है, रिवाज है, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेज हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ऐसे ऐसे जो एग्जिस्टिंग ये सारी चीजें हैं, उनके साथ में
अनुकूलन करके उनके साथ में एडेप्टिव हो करके और वो चेंज होता है। यानी कि वो समाज में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि एग्जिस्टिंग चीजें बहुत हद तक डिस्टर्ब नहीं होती हैं, लेकिन उनके साथ में सामंजस्य स्थापित करके और धीरे धीरे परिवर्तन आता है। एक तीसरा प्रकार परिवर्तन का ये है। चौथा प्रकार जो परिवर्तन का होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्टिंग। ऐसा परिवर्तन जो समाज में संघर्ष को पैदा कर दे, ऐसा परिवर्तन जो समाज में द्वंद्व पैदा कर दे, इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि समाज एक पर्टिकुलर स्थायी एक स्टेबिलिटी के साथ में चल रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के साथ में समाज रन कर रहा है, लेकिन उसी बीच में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन आए, कुछ इस प्रकार के कारक उत्पन्न हुए जो इस प्रकार की नई चीजों को जन्म दिए, जो एग्जिस्टिंग चीजों के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस परिवर्तन का परिणाम क्या होता है? इस परिवर्तन का परिणाम ये होता है कि जो समाज की सॉलिडेरिटी है, जो समाज की एकता है, वो एकता इससे प्रभावित होती है। ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो परिवर्तन का प्रकार है, इसमें समाज की एकता प्रभावित होती है। इसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत दिनों से समाज में चली आ रही हैं, लेकिन वो खत्म हो जाती हैं और कई नई चीजें शुरू हो जाती हैं। जो अपना अस्तित्व, जो संस्थाएं, जो समूह, जो समुदाय या जो भी हमारी वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेज हैं, वो प्रैक्टिसेज अगर हमारे समाज के साथ में अगर वो उनके साथ सामंजस्य बना सकते हैं वो तो सरवाइव कर लेती हैं, लेकिन जो सामंजस्य नहीं बना सकते हैं उनका विनाश हो जाता है, उनका महत्व खत्म हो जाता है। तो परिवर्तन के कई प्रकार होते हैं। इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे एक प्रकार हो, एक सोशल मूवमेंट होता, आंदोलन होते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे आंदोलन लोगों को देखने को मिले। तो कई बार समय समय पर समाज में आंदोलन का भी जन्म होता है। ये आंदोलन किन्हीं किन्हीं कारणों से प्रेरित होते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वजह होता है, इनके पीछे एक समूह होता है। वो समूह पूरी तरीके से उन मुद्दों पर लामबंद होता है और लामबंद होकर के और एक उनका निर्धारित लक्ष्य होता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो अपनी बातों को आर्टिकुलेट करते हैं। और कई बार ये हिंसात्मक भी होता है और कई बार गैर हिंसात्मक भी होता है। सब ये जितने भी प्रकार के आंदोलन होते हैं, आंदोलन की अपनी एक अलग थियरी है, मूवमेंट की अपनी एक अलग थियरी है। तो उसमें जितने भी प्रकार के इस प्रकार के आंदोलन, लेकिन हर आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो जैसे कि एक पर्टिकुलर समूह होता है, जो वो समूह वो होता है जो आहत समूह होता है, किसी भी कारण से किसी भी चीजों को लेकर के आहत होता है, वो एक पर्टिकुलर समूह होता है। वो समूह पूरी तरीके से संगठित होता है और संगठित तरीके से हो करके और उनका एक निर्धारित लक्ष्य होता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो संघर्षशील होते हैं। ये संघर्ष कई बार हिंसात्मक भी होता है, कई बार गैर हिंसात्मक भी होता है। तो मोटा मोटी जब भी हम कभी, चाहे वो हमारा जनरल स्टडीज हो, चाहे हमारा एसे हो, निबंध हो, कुछ भी हो, जब हम कभी परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें ये चीजें जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात जो मैंने अभी बताया आपको कि हमें जो डिफरेंट वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी जो हैं, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में एक ही समझ करके इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, इनको समझना आवश्यक है। दूसरा कि अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन की टाइपोलॉजी भी जानना बहुत जरूरी है कि परिवर्तन, अगर हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज की टाइपोलॉजी क्या है। आइदर वो लीनियर है, सिक्लिकल है, या फिर वो एडेप्टिव है, या कॉन्फ्लिक्टिंग है। इस तरीके का जो टाइपोलॉजी है, इस टाइपोलॉजी को भी समझना बहुत जरूरी है। अब तीसरी बात पर हम आते हैं भारत के संदर्भ में। हम शुरू से जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि जो हिंदुस्तान का समाज है वह एक विविध समाज है। यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। यह विविधताएं न सिर्फ क्षेत्रीय विविधताएं हैं, बल्कि ये विविधताएं हर तरीके की विविधताएं हैं। यहाँ पे जाति, धर्म, बोली, भाषा, क्षेत्र, संसाधनों के आधार पर, हर तरीके के आधार पर यहाँ पर विविधताएं स्थापित की जाती हैं।
यहाँ तक कि माना जाता है कि विश्व का कोई भी ऐसा समाज इतना विविध नहीं है जितना कि भारत का समाज विविधता से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी विविधताओं के बीच में जो एकता है वो एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत की संस्कृति को हमेशा रेजिलिएंट कहा जाता है कि इतने सारे विविधताओं के बावजूद भी भारत की जो संस्कृति है और भारत का जो समाज है वो एक धागे में बंधा हुआ है। और वो इतना मजबूत धागा है कि इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी जनसंख्या को जो इतना विविधतापूर्ण है, उनको एक सूत्र में पिरो करके रखा हुआ है। परिवर्तन की अगर हम बात करें इस अपने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो हम सभी जानते हैं कि समाज कभी भी एक स्टैग्नेंट इकाई नहीं होता है। कोई भी समाज, विश्व का कोई भी समाज, चाहे वो ह्यूमन सोसाइटी हो, एनिमल सोसाइटी हो या कोई भी सोसाइटी हो, वो स्टैग्नेंट नहीं होता है। वो एक निरंतर रूप से एक प्रक्रिया से गुजरता है। वह प्रक्रिया ही परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया ही विकास की प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया ही प्रगति की प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया ही उद्विकास की प्रक्रिया होती है। निरंतर रूप से ये प्रक्रिया चलती रहती है प्रत्येक समाज में। महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रक्रिया के साथ में स्थायित्व का होना भी उतना ही जरूरी है। अगर कई बार ऐसा होता है कि परिवर्तन का नेचर इतना इंटेंस होता है कि वो इतनी, उसकी जो गति होती है वो गति इतनी तेज होती है कि अगर समाज में स्थायित्व ना हो, स्टेबिलिटी ना हो समाज में, तो समाज पूरी तरीके से बिखर जाता है। समय समय पर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो स्वतः स्फूर्त होते हैं, जो समाज के अंदर से ही प्रादुर्भाव जिनका होता है, और वो प्रादुर्भाव होने के पश्चात समाज में व्यापक एक नई दिशा लाते हैं। दूसरा ये है कि कई बार सरकार के माध्यम से बहुत सारे इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन लाए जाते हैं। मुख्य रूप से हम अभी भारतीय समाज की जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले हम सभी जानते हैं कि हर समाज का एक कालानुक्रम होता है और उसी कालानुक्रम से वो आगे बढ़ता है। जैसे कभी समाज आदिवासी समाज था, आदिम समाज था, जनजातीय समाज था, फिर उसके बाद समाज आगे निकला, कृषक समाज हुआ, कृषक समाज के रूप में तब्दील हुआ, कृषक समाज खेती किसानी आधारित समाज था, फिर उससे आगे निकला तो औद्योगिक समाज हुआ। औद्योगिक समाज में नए नए उद्योग और धंधे विकसित हुए और इसके साथ में ही बहुत सारी परिवर्तन भी आई। वैचारिक परिवर्तन आया, बौद्धिक परिवर्तन आया, नई नई अवधारणाएं आई, पूरी तरीके से समाज के हर एक क्षेत्र में परिवर्तन आए, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो। जितने भी समाज के एस्पेक्ट्स हैं उन सारे एस्पेक्ट्स में परिवर्तन आए और वो परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि परिवर्तन स्वयं में एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम भारत की समाज की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत के समाज में परिवर्तन लाने के हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि भारत में, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के मुख्य कारक क्या क्या रहे हैं, क्या किन किन कारणों से परिवर्तन भारत के समाज में हुए हैं। जब अगर हम इस पर और उन परिवर्तनों का सकारात्मक या नकारात्मक क्या परिणाम भारत के समाज और संस्कृति पर हुआ है, इसको भी देखना जरूरी होगा। तो जब अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद सरकार एक प्लान्ड वे में, एक नियोजित रूप से भारत में परिवर्तन लाने के लिए एक कवायद शुरू की। वो कवायद हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, हमारी उस समय तत्समय प्लानिंग कमीशन, अब तो नीति आयोग हो गया है, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बने, क्योंकि उस समय समाज मुख्य रूप से जिन चीज़ों से जूझ रहा था उन चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी प्लानिंग शुरू की गई। इन प्लानिंग, अभी इनके क्या परिणाम हुए उनकी चर्चा हम आगे कर लेंगे, बट ये हुआ कैसे। जब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे समाज में जैसे ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक उद्योगीकरण का दौर शुरू हुआ। हालांकि वो बहुत सीमित रूप से था और उसका निहितार्थ भी अलग था, उनके मायने अलग थे,
उनके उनके पीछे का उद्देश्य अलग था, पर लेकिन एक शुरुआत हुई औद्योगिकरण की, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कल कारखाने पुर्जे स्थापित करने की कवायद के साथ शुरू हुआ हमारे आज़ादी के बाद से। दूसरा ये है कि हमारी शिक्षा का विकास हुआ, हमारी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया और शिक्षा के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेज, बड़े बड़े स्कूल्स, इनकी स्थापना शुरू हुई। ये एक कारण था, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। तीसरा ये है कि एक आधुनिकीकरण की, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होना शुरू हुआ वैसे वैसे एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई, एक जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का भी प्रक्रिया शुरू हुआ, उसमें उसकी भी शुरुआत हुई। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, शहरीकरण की। लोग बाग जो पहले ग्रामीण इलाकों में रहते थे, उसमें से उनका धीरे धीरे एक ट्रेंड बना, उनका शहरी इलाकों में आकर के बसने का, रहने का, इस तरीके की चीज़ें शुरू हुई। हमारी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, हमारे देश में एक नया डेमोक्रेटिक व्यवस्था लागू की गई, हमारे देश में एक लिबरल डेमोक्रेसी की स्थापना की गई, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कवायद शुरू हुआ, जैसे कि अनटचेबिलिटी था। ये एक बहुत बड़ा ऐसा अभिशाप था समाज के लिए, अनटचेबिलिटी, जिसको फोकस किया गया, उसको ख़त्म किया गया, जो हमारी जाति प्रथा से जुड़ी हुई चीज़ें थी। इसके अलावा जमींदारी का उन्मूलन हुआ, लैंड रिफॉर्म्स के कार्यक्रम हुए। ये सभी कार्यक्रम जो सरकार द्वारा शुरू किए गए, ये बहुत सारे, इसके साथ ही साथ जो हमारा वो अंग्रेजों से लड़ाई का काल था, जब हम गुलाम थे और जब हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू हुए। सती प्रथा के खिलाफ शुरू हुआ, नारी शिक्षा के लिए शुरू हुआ, बाल विवाह के लिए शुरू हुआ। इस प्रकार के जितने भी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू हुए, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा शुरू किया गया, इनका जो इम्पैक्ट रहा, इन सभी चीज़ों का मिला जुला रिजल्ट, इन सभी चीज़ों का जो आउटकम है, वो आउटकम हमें आज देखने को मिलता है। अब मैं अगर एक एक बात करूं, एक एक फैक्टर की बात करूं कि समाज में परिवर्तन किस तरीके से आए, तो सबसे पहले हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बढ़ा, नई नई तकनीक विकसित हुई, नए नए उद्योग धंधे विकसित हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इन सभी चीज़ों का जो मिला जुला रिजल्ट था और इन सभी चीज़ों का जो आउटकम था, उस आउटकम ने समाज में एक व्यापक परिवर्तन की नींव रखी। और वो व्यापक परिवर्तन इस समाज के उत्थान के लिए, इस समाज के आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा। अगर मैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की, अभी मैं इसको टेक्नोलॉजी से शुरू करूँ, आज हम लोग टेक्नोलॉजी से इस क्लास में जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी की ही बात करूँ, तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, जो माध्यम के बहुत दूरगामी परिणाम है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, आज पुनः इस बात को मैं रेखांकित कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवोल्यूशन हुआ, इस रिवोल्यूशन ने फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन काइंड को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जिस प्लेटफॉर्म में हम मोबाइल के एक क्लिक पर दुनिया के पूरे किसी भी कोने से जुड़ जाते हैं, और हम जिनसे भी जुड़ना चाहें जुड़ जाते हैं, हम जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए, ये लग्जरी हमारे लिए इसके पहले कभी नहीं थी, ये कभी उपलब्ध नहीं थी कि हम संचार के इतने आधुनिक साधनों का प्रयोग करेंगे, जो हम एक क्लिक पर हम वर्ल्ड के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। ये अपने आप में ग्लोबलाइजेशन जैसी अवधारणा को, भूमंडलीकरण जैसी अवधारणा को और मजबूत करता है, क्योंकि हम आज ग्लोबलाइजेशन के एज में जी रहे हैं, जहां पर हमारी इकोनॉमी, हमारी संस्कृति, हमारी सोसाइटी, हमारी जीवन के जितने भी एस्पेक्ट हैं, ये सारे एस्पेक्ट एक दूसरे से मतलब इन सभी का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। हम आज, हमारी जो परंपराएं हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि आप अगर गौर करें, अगर आप इस चीज को देखें, तो
पहले छोटी छोटी सी स्थानीय परंपराएं, छोटी छोटी सी स्थानीय ट्रेडिशन किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है, उनका यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है। पंजाबी फोक सॉन्ग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पंजाबी फोक सॉन्ग स्पेशली एक खास किस्म की बोली बोलने वाले लोगों की एक सांस्कृतिक परंपरा है। राजस्थानी फोक सॉन्ग वो एक खास किस्म की एक स्पेसिफिक रीजन में रहने वाले लोगों की बोली का एक परंपरा है। वो परंपरा तकनीक का प्रयोग करके, माध्यम पा करके किस तरीके से उसका यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है कि आज दुनिया नहीं हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में, दुनिया के हर कोने में आप चले जाइए, आपको ये इस तरीके के गाने, इस तरीके की चीजें सुनने को मिल जाएंगी। शायद ये टेक्नोलॉजी ने ही इसको बहुत आसान बनाया है कि हमारी जो स्थानीय परंपराएं हैं वो किस तरीके से सार्वभौमिक रूप ले रही हैं। कई बार ये भी होता है कि बहुत ऐसी कोई सार्वभौमिक परंपरा होती है जिसका स्थानीयकरण हो जाता है। कोई ऐसी ट्रेडिशन होती है, हमारे वेस्टर्न जो गाने हैं या जो वेस्टर्न इस तरीके की चीजें हैं, किस तरीके से हम वो रैप और ये सारी चीजें कहते हैं, वो किस तरीके से हमारे अपने देश में आकर के उनका स्थानीयकरण हुआ है। उनका हमारे अपने जो संस्कृति के और समाज के जो टेनेट्स हैं, उन टेनेट से किस प्रकार से वो लिंक हो करके और उन परंपराओं का स्थानीयकरण हो गया है। तो ये टेक्नोलॉजी ने दोनों ही चीजों को एक साथ बनाया। कुछ परंपराओं का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, कुछ परंपराओं का पैरोकिलाइजेशन हो गया, स्थानीयकरण हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी का ये महत्व है। इसके अलावा चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप अगर इसको एनालाइज करें तो आप ये देख सकते हैं कि तकनीक ने कितने व्यापक परिवर्तन लाए हैं। आज हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जगह जगह चौराहे पर स्थापित करके और लगाते हैं कि हम अपने वायु की गुणवत्ता को माप सकें और लोगों को भी बता सकें कि आप देखो कि आपके शहर की हवा किस प्रकार से है, वो कितनी दूषित हो गई है या कितना सुरक्षित है हमारे लिए, उसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी ने बहुत सारी हमारी सामाजिक कुरीतियों को दूर किया है। जो हमारी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी समाज में, उन कुरीतियों को तोड़ने में भी टेक्नोलॉजी ने मदद किया है। हमारे सोशलाइजेशन के, हमारे समाजीकरण के माध्यम बदल गए हैं। पहले समाजीकरण का जो माध्यम होता था बड़ा सीमित होता था। वो मुख्य रूप से 2 या 3 प्रकार का होता था। हमारा प्राथमिक समाजीकरण हमारे अपने परिवार में होता था, जो हमारे माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी करते थे, वो हमारे प्राथमिक समाजीकरण करते थे। उसके बाद हम जब थोड़े बड़े होते थे तो हमारा एक दोस्तों का समूह बनता था जिनको हम लोग पीयर ग्रुप्स कहते हैं। तो दूसरा समाजीकरण का माध्यम हमारा पीयर ग्रुप्स होता था। तीसरा, जब इसके बाद हम आगे जाते थे, विद्यालय में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो हम लोग अपना वो स्कूल में हमारा सोशलाइजेशन होता था। लेकिन अब हमारे समाजीकरण का, एक बच्चे का जब वो परिवार में जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो उसके समाजीकरण के माध्यम बदल गए हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे साधन हैं जिन साधनों ने हमारे ट्रेडिशनल तरीका था जो समाजीकरण का, उसको बदल दिया है। तो ये इसका समाजीकरण का इम्पैक्ट है। दूसरा चीज ये है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने जेंडर डिफरेंशिएशन को कम किया है। जो हमारी भेदभाव थी नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उसको भी बहुत काफी हद तक रिड्यूस करने में योगदान किया है। कुल मिला के इन ऑल अगर मैं एक एक चीजों का गिनाऊं तो शायद सारे फैक्टर्स पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हमारा जो नेचर है, जो चाइल्ड एंड मदर का, अगर हम मदर और चाइल्ड के बीच में लव एंड अफेक्शन की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने वहां तक प्रभावित किया है। अब मैं इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आप अगर बहुत माइन्यूट लेवल पे जाकर के देखेंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा स्पष्टता से समझ में आएगी कि एक तकनीक ने हमारे जीवन शैली को किस तरीके से परिवर्तित किया है। हालांकि इसके कुछ परिणाम अच्छे भी रहे हैं, कुछ परिणाम इसके ऐसे भी रहे हैं जो इच्छित परिणाम नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमारे समाज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया है। आप देखिए कि आज के दौर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात, प्रशासनिक सुधार की बात होती है, उसका सबसे बड़ा आधार तकनीक होता है। कारण ये है
कि पहले हर व्यक्ति को किसी दफ्तर जाना होता था, किसी ऑफिस में जाना होता था, कुछ करना होता था, या जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित जो सर्विसेज होती थी, उन सारे सर्विसेज को अगर अवेल करना होता था तो कहीं ना कहीं उसे किसी दफ्तर, किसी ऑफिस, किसी कार्यालय में जाना होता था। लेकिन आज मोस्टली बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐप डेवलप हो गया है, वेबसाइट डेवलप हो गई है, इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो गई है, पब्लिक ग्रीवांस को एड्रेस करने का तरीका बदल गया है, IGRS जैसी चीज़ें लागू कर दी गई हैं जहां पर कोई एप्लीकेशन, कोई भी आदमी अपने से संबंधित समस्याओं को उस पर रख सकता है, डाल सकता है, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका वो करेगा, निदान करेगा। निदान ही नहीं करेगा बल्कि आपको अवगत भी कराएगा, बताएगा भी कि किस प्रकार से हमने आपकी समस्या का निदान किया है। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स हैं। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो बहुत बहुत व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में तकनीक की लाई है। अगर हम लीगल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, चाहे वो फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, या जो जितने भी इस प्रकार के हमारे पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, वो सारे वैल्यूज का परकुलेशन हुआ है, डाउन टू द, मतलब नीचे के स्तर तक उन सारे वैल्यूज का परकुलेशन हुआ है। और सिर्फ परकुलेशन ही नहीं हुआ है बल्कि टेक्नोलॉजी ने मास पार्टिसिपेशन को, जो डेमोक्रेसी में होता है कि वाइडर पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पीपल का, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी हमारी उतनी ही एनरिच्ड होगी। वो वहाँ तक चीज़ें जा करके, और टेक्नोलॉजी ने हमें आसान बनाया है। ये सभी चीज़ों को हम जब एनालाइज करते हैं तो देखते हैं इसमें कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो प्लान्ड वे में लाए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से समाज में स्थापित की है। कुछ ऐसे परिवर्तन है जो स्वतः स्फूर्त भी है। तो ये एक तो ये टेक्नोलॉजी का हो गया। दूसरा जो परिवर्तन है, अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं, जैसे हम जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय अर्बनाइजेशन का रेशियो जो था वो बहुत कम था, हमारा शहरीकरण का रेशियो बहुत कम था, हमारे पास ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी, अर्बनाइजेशन बहुत सीमित था। लेकिन जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, जैसे जैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे हमारी शहर बसावटें बढ़ी, वहाँ पे नए नए उद्योग लगे, नए नए कल कारखाने लगे। और जब इस प्रकार की प्रक्रिया औद्योगिकरण का या शहरीकरण की इस प्रकार की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो ये प्रक्रिया हमारी जो ग्रामीण संरचना थी, चाहे वो ग्रामीण नेतृत्व की, जो हमारा ग्रामीण नेतृत्व है, चाहे वो ग्रामीण नेतृत्व की अगर बात करें उसमें बदलाव आए, जिसको हम लोग रूरल पावर स्ट्रक्चर बोलते हैं। पुरानी जो हमारी ग्रामीण नेतृत्व की व्यवस्था थी वो जमीन आधारित थी। गांव में जो लोग जमीन, बड़े लोग होते थे जिनके पास जमीन ज़्यादा होती थी, तो इस प्रकार के जो लोग होते थे वही लोग गांव में प्रभुत्वशाली लोग होते थे और ग्रामीण जो पावर संरचना है उसको प्रभावित करते थे, शक्ति संरचना को प्रभावित करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, इस तरीके की चीज़ें जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे हमारे गांव की जो रूरल पावर स्ट्रक्चर है, शक्ति संरचना है, वो भी छिन्न भिन्न हो गई। आप सबको याद होगा कि हर एक गांव में एक अलग सी व्यवस्था होती थी, जजमानी व्यवस्था जिसको हम बोलते थे। जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं इसको दोबारा से एक बार बोलता हूँ कि जो हमारी जजमानी व्यवस्था होती थी वो जजमानी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती थी कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो गांव में जातियां रहती थी, वो जातियां एक अपनी स्पेशलाइज्ड वे में व्यवसाय करती थी। जैसे कोई लोहार होता था, कोई हजाम होता था जो बाल काटता था, कोई लुहार होता था जो लोहे का काम करता था, जो खेतों में काम करने के लिए हल बनाता था, खुरपी बनाता था, हसिया बनाता था, फावड़ा बनाता था। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो जातियां होती थी वो व्यवसायिक रूप से एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती थी, एक जाति दूसरे के ऊपर और दूसरी तीसरे के ऊपर, इस प्रकार से उनके बीच में एक डिपेंडेंसी होती थी। लेकिन जैसे ये उद्योगीकरण और शहरीकरण की व्यवस्था हमारे देश में शुरू हुई, यह व्यवस्था हमारे गांव की जजमानी व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर दिया।
लोग बाग गांव से निकल करके शहरों में आने लगे, शहरों में रहने लगे, नए प्रकार के व्यवसाय करना शुरू किए, क्योंकि शहर नए प्रकार का व्यवसाय उत्पन्न किया, शहर नए प्रकार के व्यवसाय करने का अवसर दिया, और लोग आए, लोग आकर के शहरों में बसे और अपने जो उनके पारंपरिक व्यवसाय हैं वो पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ करके नए व्यवसाय करना शुरू किए। तो हमारी जो गांव की एक संरचना थी, चाहे वो हमारी जाति आधारित संरचना हो, चाहे वो हमारी जजमानी आधारित संरचना हो, चाहे हमारे गांव की अपनी एक शक्ति संरचना हो, पावर स्ट्रक्चर हो, वो सभी प्रकार से बदल गए। दूसरी चीज ये है कि 73 और 74th अमेंडमेंट के बाद हमारे गाँव में पूरी की पूरी जब हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुआ, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, इस लागू होने के बाद गांव की पूरी शक्ति संरचना बदल गई। इसमें महिला से लेकर के, अनुसूचित जाति से लेकर के, अनुसूचित जनजाति से लेकर के, पिछड़ा से लेकर के हर आदमी की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया कि हर व्यक्ति का इसमें पार्टिसिपेशन हो। पहले पार्टिसिपेशन नहीं होता था। पहले वहां पर गांव में कुछ प्रमुख लोग होते थे जो पूरे गांव की शक्ति संरचना को कैप्चर करते थे। लेकिन जब ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो प्रक्रिया शुरू होने के बाद फिर ये नए नए प्रकार के जातियां, और जो पहले इन प्रक्रियाओं से बाहर रहती थी, इसमें इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, और पार्टिसिपेशन बढ़ने के बाद ना सिर्फ इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा, ना सिर्फ इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा बल्कि इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हुआ, इनकी राजनीतिक सशक्तिकरण भी हुआ, ये राजनीतिक रूप से सशक्त हुए। और ये जो सशक्तता था, ये सशक्तता कोई जमीन आधारित सशक्तता नहीं थी। संभव ये है कि किसी गांव के कोई पंचायत का कोई सदस्य हो या कोई ग्राम प्रधान हो, उसके पास बिल्कुल भी जमीन ना हो, लेकिन वो गांव का मुखिया हो, गांव का प्रधान हो। तो इस प्रकार से ये जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, ये न्यूट्रल वे में हुआ। उसका जो पहले परंपरागत जो आधार थे, वो आधार भी छिन्न भिन्न हो गए, वो आधार महत्वहीन हो गए। तो इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ी। अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा की बात हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारी शिक्षा की जो पद्धति थी, जो अंग्रेजों के ज़माने में जब हम गुलाम थे, जब ब्रिटिशर्स का दौर था, तो हमारी शिक्षा बड़ी सीमित शिक्षा थी। हमारे कुछ चंद लोग होते थे जो उच्च वर्गीय लोग होते थे, वो उच्च वर्गीय लोग ही शिक्षा पे उनका वर्चस्व था। वही लोग अधिकतम मैक्सिमम जो हमारा मध्यम वर्ग तथा जो निम्न वर्ग था, ये शिक्षा की परिधि से बाहर था। ये शिक्षा लेकिन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जो अवधारणा हमने स्थापित की, और जब इस दिशा में काम करना शुरू किया, गांव-गांव स्कूल खोले गए, गांव-गांव विद्यालय खोले गए, तमाम यूनिवर्सिटीज खोली गई, तमाम डिग्री कॉलेज खोले गए, और ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले। तो इसका जो परिणाम हुआ कि हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर है, एक तो वो बढ़ा, दूसरा ये है कि जो ऐसी जातियां या जो ऐसे वर्ग जो शिक्षा की परिधि से बाहर थे, जो कभी शिक्षा में कभी शामिल नहीं हो पाए थे, वो इसमें शामिल हुए, और उस शामिल होने के बड़े व्यापक परिणाम हुए। व्यापक परिणाम ये हुआ कि उनके लिए जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, तो उनके लिए, या शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया, तो उनके लिए नए नए व्यवसाय के अवसर खुले। वो नए नए अवसर उनके लिए खुले जो पहले उनके लिए उपलब्ध नहीं थे। पहले उनके लिए परंपरागत व्यवसाय ही उनके लिए उपलब्ध था, लेकिन जब उन्होंने आधुनिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, तो आधुनिक शिक्षा ने उनको नए नए अवसर प्रारंभ किए, शिक्षा इसके रोजगार के। दूसरा ये है कि एक जो आधुनिकता की प्रक्रिया हिंदुस्तान में चल रही थी, प्रारंभ हुई, वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से वो अभी तक अछूते थे। हम सभी जानते हैं कि आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वो मुख्य रूप से हमारे वैचारिक स्तर पर प्रभाव डालती है, हमारी सोच को तार्किक बनाती है, हमारी सोच को मानवीय बनाती है, हमारी सोच को डेमोक्रेटिक बनाती है, और जब हमारी सोच बदलती है तो हमारी कार्य पद्धति भी बदलती है।
तो जो शिक्षा ने किया, वो शिक्षा ने आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया को बदला। दूसरा, उन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उनको भी सहभागी बनाया जो अभी तक उससे अछूते थे। दूसरा, हमारे समाज में एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की व्यवस्था थी, सामाजिक स्तरीकरण की, जिसमें विभिन्न जातियों को ऊपर नीचे मध्यम ऊपर ऐसे करके उनकी रैंकिंग की जाती थी। किसी एक क्षेत्र में कोई जाति प्रभुत्वशाली होती थी, वो उनको जो सोशल लैडर होता था स्ट्रैटिफिकेशन का, इसमें वो उच्च स्थान में रहते थे। उनसे थोड़ा कम पावरफुल उससे नीचे रहते थे, उससे थोड़ा कम पावरफुल उनसे नीचे रहते थे, और जो एकदम पावरफुल नहीं होते थे वो समाज के आखिरी पायदान पे रहते थे। अक्सर वो शोषण और वंचना के शिकार भी होते थे। तो जब इन वर्गों तक, इन समूहों तक शिक्षा पहुंचना शुरू हुआ, तो इन्होंने पूरे सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को भी बदल दिया। क्योंकि ये तब एक निम्न, जिसकी एक परिस्थिति निम्न थी, जिसका स्टेटस हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लैडर में सबसे कमजोर था, वो व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया, और शिक्षा के माध्यम से जैसे ही वो आगे निकलना शुरू हुआ, उसकी अचानक से सोशल लैडर पे ग्रोथ बढ़ गई। उसने अचानक से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समाज में निम्न परिस्थिति पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो, या उस पर निम्न परिस्थिति उसको स्थान आवंटित हो, और उसका बच्चा पढ़ करके और कलेक्टर बन जाए, अचानक से उसकी परिस्थिति उस गांव में उस स्ट्रैटिफिकेशन में बदल जाती है। तो शिक्षा ने यह भी कार्य किया कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को पूरी तरीके से रीडिफाइन कर दिया, और जो इसके पारंपरिक आधार थे, जमीन, जाति, इनको उसने तोड़ दिया। ये एक महत्वपूर्ण इसका परिणाम हुआ। महिलाओं के ऊपर इसका बहुत असर हुआ। महिलाएं पहले शिक्षा के अधिकार से वंचित रहती थी, उचित शिक्षा उनको नहीं मिल पाती थी, संपूर्ण शिक्षा उनको नहीं मिल पाती थी। बहुत सारी ये इस तरीके की चीजें हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार की चीजें होती थी। अब जब शिक्षा जब उनको शिक्षा मिलना प्रारंभ हुआ, तो वो भी इन सारे विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही थी, चाहे वो उद्योगीकरण हो, अर्बनाइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, इन सारी प्रक्रिया, हमारा डेमोक्रेटाइजेशन हो, ये सारी प्रक्रिया की वो भागीदार बनना शुरू हुई। और जब वो भागीदार बनना शुरू हुई, तो उनका एम्पावरमेंट भी उसी तरीके से होना शुरू हुआ। तो उनके ऊपर भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको एनालाइज करें और देखें कि शिक्षा, तो मुझे लगता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र सबसे सशक्त टूल था, और है भी, और आगे भी रहेगा, जिसने इस समाज की जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को आमूलचूल रूप से बदल दिया, और अभी वो प्रक्रिया बदलने की चल ही रही है। ये एक एजुकेशन का था। तो मुख्य रूप से अब आपका, अगर हम जैसे भी 73rd 74th अमेंडमेंट की बात कर दिया, इसके अलावा पहले क्या था कि लेकिन इसके साथ में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जो हमारी कुछ स्थानीय परंपराओं को दोबारा से रीइंफोर्स कर दिया, उनको और मजबूती दे दिया। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज है जाति और राजनीति। कई बार ऐसा हुआ कि एक तरफ तो जातियों का बंधन टूटे, टेक्नोलॉजी ने, एजुकेशन ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, अर्बनाइजेशन ने एक तरफ तो जातियों के बंधन तोड़े। सेकुलर में अभी एक महत्वपूर्ण और प्रक्रिया हिंदुस्तान में हुई सेकुलराइजेशन की। सेकुलराइजेशन हम सभी जानते हैं, हम एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, और सेकुलराइजेशन की प्रक्रिया का अर्थ ये है कि धर्म आधारित सोच से हट करके तार्किक आधारित सोच के साथ में काम करना। हम जो भी निर्णय, जो भी कार्य, जो भी इस तरीके की चीजें हैं जो हम करते हैं, वो धार्मिकता के पर आधारित ना हो करके न्यूट्रलिटी के आधारित और रेशनैलिटी पर आधारित हो। ये सेकुलराइजेशन का प्रोसेस है। सेकुलराइजेशन का प्रोसेस भी हमारी बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं थी, बहुत इस प्रकार से जो हमारी स्थानीय परंपराएं थी, उनको तोड़ने का कार्य किया। तो सेकुलराइजेशन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया था। लेकिन इसके साथ में टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसे परिवर्तन भी हुए, जो परिवर्तन कुछ इच्छित परिवर्तन के रूप में तो नहीं थे, लेकिन वो परिवर्तन भी सामने आए। जैसे उसमें से एक है जाति और राजनीति। हम सब जानते हैं कि
एक दौर हिंदुस्तान में ऐसा शुरू हुआ जब राजनीति जाति आधारित होने लगी, जातियों पर आधारित होकर के राजनीति शुरू हुई। ये मुख्य रूप से तब शुरू हुआ जब स्थानीय पार्टियों का उदय हुआ। हम जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय हमारे पास केवल प्रमुख रूप से 2 या 3 महत्वपूर्ण पार्टियां थी, लेकिन करीब करीब बाद में जब हम चलते हैं 70-80 के दशक में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्थानीय पार्टियों का उदय शुरू हुआ। स्थानीय पार्टियां ने क्या किया? स्थानीय पार्टियों ने जाति आधारित जो संरचना है उसको थोड़ा मजबूत रीइंफोर्स करने का काम किया और उन पर ये इसका व्यापक असर भी पड़ा और जातियों पर आधारित राजनीति शुरू हुई। ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी ने भी बहुत व्यापक परिवर्तन लाए, लेकिन टेक्नोलॉजी साथ में बहुत सारी स्थानीय परंपराएं हैं उनको भी दोबारा से रीइंफोर्स करने का कार्य किया। ये भी एक, जैसे अभी भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो टीवी चलती है, टेलीविजन चलता है, इसमें बहुत सारे ऐसे सीरियल्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारे उससे जो जो हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ने उनका पहुंच हर घर तक और मजबूत कर दिया और ये उसके कुछ मतलब ये भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें कि हमारे इकोनॉमी में क्या परिवर्तन हुए, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी का साइज है, सिर्फ हमारा जीडीपी का साइज ही नहीं बढ़ा, बल्कि हम नए नए लक्ष्य लेकर के सामने आए। हम रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए पॉलिसीज बनाए, प्लान बनाए और उस हिसाब से उद्योग, कल कारखाने हम लोगों ने स्थापित किया। हम अपने संसाधनों का मोबिलाइजेशन इस तरीके से करना हमने प्रारंभ किया, अपने संसाधनों का इस तरीके से करने का प्रयास किया कि हमारे संसाधन सर्वाधिक लोगों के हित में उनका उपयोग हो सके और हर व्यक्ति जो समाज के आखिरी पायदान तक है, उस आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी हम हित सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार से हमने अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम्स को डिजाइन करना शुरू किया। हम इस अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करते थे, अभी आज हम एसडीजी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को गुणवत्ता परक शिक्षा, उनकी अपनी जो अच्छी पर कैपिटा इनकम, एक अच्छी सारी मतलब जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनसे जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो अच्छे प्रकार से उनको मिले, और हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। हमारे इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, अगर हम क्वांटिटेटिवली उस पर बात करें, स्टैटिस्टिकली उन पर बात करें कि हम किस तरीके से इस पर आगे बढ़े हैं, तो हम ये सर्वविदित है कि चाहे वो हमारा जीडीपी हो, चाहे वो हमारा पॉवर्टी इरेडिकेशन हो, चाहे वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो, या हमारा हंगर हो, हमारा माल नरिशमेंट हो, हर प्रकार के हर फ्रंट पर हम लोग आगे बढ़े हैं और समाज में अच्छी जीवन यापन करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आगे हमारे समाज में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। तो मुख्य रूप से ये कुछ सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे। वैसे तो सामाजिक परिवर्तन अपने आप में इतना व्यापक दायरा है, इतना बड़ा दायरा है कि इसको मेरे ख्याल से एक क्लास में, वो भी 1 घंटे की क्लास में इसको समराइज करना, इनको सारी चीज़ों को बताना थोड़ा मुश्किल काम है। बट मोटा मोटी अगर हम सारे ही इंडिकेटर्स की बात करें तो उन सारे ही इंडिकेटर्स जो हमारे सोशल चेंज के फैक्टर्स के रूप में हम जिनको आइडेंटिफाई करते हैं, इन सभी फैक्टर्स ने सामूहिक रूप से एक साथ कन्वर्जेंस में काम करके और हमारे समाज में बहुत अच्छे परिवर्तन हुए हैं, बड़े व्यापक परिवर्तन हुए हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और आगे ये परिवर्तन का दौर इसी तरीके से चलता भी रहेगा। हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। हम हमारी इकोनॉमी, जो कभी हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते थे, वो क्लोज्ड इकोनॉमी आज क्लोज्ड ना हो करके आज वो इंटरनेशनलाइज्ड हो गई है। आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड्स करते हैं, ट्रीटीज करते हैं, मुक्त व्यापार के समझौते करते हैं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनारस का लंगड़ा आम हम दुनिया के अन्य देशों में हम इसको बेचते हैं।
अच्छा अच्छा, मेरी वॉइस लग रहा है बच्चों को, हाँ हाँ, शायद मेरी वॉइस आप लोगों तक अब तक नहीं आ रही थी। एक एक मिनट। लग रहा है सर जो डिस्कनेक्ट थे फिर से ऐड हो गए हैं। हाँ, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे लग रहा है। बात नहीं, तब तक हम बोल रहे थे लेकिन हमारी भी आवाज, हमारा भी माइक की तरफ से बच्चों की तरफ इश्यू हो रहा था। अब सर बच्चे हमारे छात्र आवाज जो नहीं हैं आ रही है आपकी। एक बात सुन रहे हैं। अ, यही सर टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरीके के कुछ चैलेंजेस हैं। जब नेट इश्यू की वजह से नहीं आवाज आ रही है। अच्छा नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आप सर बोले आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही थी सर। कह रहे हैं कि अच्छा आ रही है। हाँ तो आप अभी बोलिए सर, हम अपने आप को साइड में कर देंगे सर। हाँ सर, जब तक आप चाहें सर। ठीक सर। वंस अगेन सॉरी, नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से फिर से हमारा संपर्क आपसे टूट गया था। हालांकि एक अच्छा भी हुआ कि मैं इस बीच में थोड़ा पानी पी लिया। बट ये है कि ये जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं चेंज की, तो मोटा मोटी हम लोगों ने सारी बातें कर ही ली हैं। जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, जितने भी इसके चीज़ें हैं, जो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिकल चेंज हो, सोशल चेंज हो, कल्चरल चेंज हो, एजुकेशन हो, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों, ग्रीन रेवोल्यूशन एक छूट गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बदल दिया। जब जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन केवल खेती किसानी में ही बदलाव नहीं किया, बल्कि जिस भी क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, वो ग्रीन रेवोल्यूशन ने वहाँ की पूरी सामाजिक संरचना और पूरी शक्ति संरचना को बदल डाली। इसका महत्व हमारे फूड ग्रेन्स के मामले में, खाद्यान्न के मामले में हमें आत्मनिर्भर तो बनाया ही, लेकिन उसके साथ में हमारी जो स्थानीय संरचनाएं थी, उस स्थानीय संरचनाओं को भी व्यापक उसमें परिवर्तन लाया। इस प्रकार से जितने भी इसके पहलू हो सकते हैं, इन सारे पहलुओं पे हम लोगों ने आज एक संक्षिप्त चर्चा की कि हम सोशल चेंज को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, सोशल चेंज को एनालाइज भारत के समाज में किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सोशल चेंज के पीछे फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व रहे हैं, जो फैक्टर्स इन परिवर्तन के कारक बने हैं, और इन प्रक्रियाओं का परिणाम क्या रहा है। हालांकि कुछ ऐसे परिणाम रहे हैं जो हमारे समाज में चुनौती के रूप में सामने आए हैं। जैसे एक तरफ अगर हम उद्योगीकरण की बात करते हैं, तो उद्योगीकरण के जब हम बात करते हैं तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारा फैमिली मोड ऑफ प्रोडक्शन था, पहले जो उत्पादन की पद्धति थी, वो उत्पादन की पद्धति हमारी पारिवारिक उत्पादन की पद्धति थी, परिवार आधारित। जैसा कि मैंने जजमानी व्यवस्था के बारे में आपको बताया, तो जो उत्पादन की पद्धति थी वो परिवार आधारित व्यवस्था थी। उसने परिवार आधारित व्यवस्था को तोड़ करके उद्योग आधारित व्यवस्था के रूप में बदल दिया। तो उसमें हमारे बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिफ्रेंसिएशन हुए, बहुत सारे श्रम का विभाजन हुआ, बहुत सारी मोबिलिटी आई लोगों के बीच में, कास्ट में मोबिलिटी आई, सोशल मोबिलिटी आई, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का नेचर चेंज हुआ। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ में अर्बनाइजेशन का एक ऐसा ट्रेंड डेवलप हुआ कि बहुत सारे जगहों पे स्लम्स के रूप में आकर के लोग रहना शुरू कर दिए। और आज भी हम देखते हैं कि जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी महानगर हैं, हम किसी किसी पॉकेट में देखते हैं कि हर एक शहर में स्लम्स विद्यमान है। स्लम्स अपने आप में अर्बनाइजेशन का या शहरीकरण का एक प्रमुख चुनौती है, जहाँ पर जीवन के बेसिक संसाधन जो होते हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कई बार उनका अभाव देखने को मिलता है। तो ये भी हमारी एक इस प्रक्रिया में, कुछ प्रक्रिया के दौरान कुछ चुनौती भी उभर करके सामने आई है। उन चुनौतियों को भी हमें सुनियोजित रूप से प्लान्ड वे में
उनको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग शुरू में ही डेवलपमेंट कहे कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करके और संसाधनों का मोबिलाइजेशन करके, स्ट्रैटेजी करके, प्लानिंग करके और चेंज लाते हैं तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमें इसको भी देखने की ज़रूरत है कि हम ऐसी जो चुनौतियां इस परिवर्तन के दरमियान हमारे सामने आई, एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमारे उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत सुविधा युक्त बनाया, इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशंस बहुत आसान हो गया, लोगों का पार्टिसिपेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बढ़ा दिया, कम्युनिकेशन का एक नया मोड डेवलप कर दिया। ये सब कुछ तो किया, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि हम आज अपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों से सफ़र करते हैं। ये हमारे विकास की चुनौतियां हैं, ये हमारे डेवलपमेंट और चेंज के चैलेंजेज हैं, जो हमने सोचा नहीं था कि ये हमारे इच्छित परिणाम नहीं थे, इच्छित लक्ष्य नहीं थे। लेकिन इस दरमियान जब ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ी तो इन प्रक्रियाओं के बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सामने आए, जो अपने आप में चैलेंज है। आज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये काफ़ी हद तक तकनीक के जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का हमारा व्यापक स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण, अर्बनाइजेशन, इनके सबके परिणाम हैं। कई बार हम देखते हैं कि अगर अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन ने हमारे जीवन शैली को बदला, शहरीकरण ने हमारे जीवन शैली को बदला, हमारी जीवन शैली को आरामदायक बनाया। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, उसकी प्रॉपर पॉलिसी प्लान्ड वे में ना, जो अर्बनाइजेशन है वो प्लान्ड वे में ना होने के कारण बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, बहुत सारे हैब्जर्ड तरीके से बसावटे देखने को मिलता है। ये सब हमारे अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस हैं। उसी प्रकार अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि अभी भी हमारी ड्रॉप आउट रेशियो जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी भी हमें शिक्षा में, स्पेशली जो हायर एजुकेशन है, रिसर्च है, इसमें क्वालिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है। इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं ये अभी भी विद्यमान है और इनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो ये, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, प्रारंभ में ही कहा कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक सतत प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया के रूप में निरंतर रूप से चलती रहती है, ये आगे बढ़ती रहती है। कुछ चीज़ें हमारे सामने अच्छे परिणाम के रूप में आते हैं और कुछ चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं, जिनको पुनः दोबारा से उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए हमें डेवलपमेंट जैसे अवधारणा की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हम पुनः एक बार अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करते हैं, उसमें दोबारा से संसाधन लगाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लगाते हैं और ये लगा करके दोबारा से उनको एड्रेस करते हैं। और इस प्रकार से ये परिवर्तन के शाश्वत और सतत प्रक्रिया चलती रहती है। बस मुझे आज इस क्लास में जो सोशल चेंज, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, प्रोग्रेस, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो बात करनी थी, तो मुझे लगता है कि मैं अभी सारा बात आपसे कर लिया। पुनः आपसे मैं किसी दूसरे मुद्दे पर मुखातिब होऊंगा। अगर आपके कुछ सवाल या कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप मुझसे बात पूछना चाहें और ये अगर मैं इस स्क्रीन पर देख पाऊँ तो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार सर। जो आप सोशल चेंज की सर बात कर रहे हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, इस टेक्नोलॉजी चेंज के बारे में सर आप बात कर रहे थे। वास्तव में हम लोग का ये कार्यक्रम सर यूट्यूब पे होने वाला था, एक ज्वाइंट कार्यक्रम हम लोग यूट्यूब पे करने वाले थे। क्लियर नहीं आ रही है आपकी सर, मेरे ख्याल से वो डिवाइस की है, बच्चों की तरफ से सर जो आवाज है उसमें क्लियर पता चल रहा है कि आवाज जा रही है सर मेरी इस समय। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? कृपया रिप्लाई करें, मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है? वैभव राज थैंक यू, सिद्धार्थ पाठक थैंक यू सर, प्रिया गुप्ता थैंक सर। सर सब बच्चे जो है आपको धन्यवाद कर रहे हैं, जो संस्थान के हमारे ऑफलाइन छात्र हैं और ऑनलाइन छात्र हैं, वो सभी सर आपको धन्यवाद कर रहे हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम
आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ, मेरे ख्याल से आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं आपसे फोन पे साथ में कनेक्ट हो जाता हूँ ताकि मुझे सुनाई देता रहे। सर जो मेरी वॉइस है वो डिवाइस में क्लियर आ रही है सर। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, तो आप अपने बात में फोन लगाए रहिए तो मैं सुनता अच्छा रहूंगा। ठीक सर, हम इसका स्पीकर ऑन कर देते हैं सर। तो हम लोग ये कार्यक्रम जो कर रहे थे, ये पहले से हम लोगों का यूट्यूब के लिए प्लान था, लेकिन किसी कारण से वो प्रोग्राम हो नहीं पाया। लेकिन जो हम लोगों का सर फेसबुक पेज 16 फरवरी से कार्यक्रम को लाइव करा रहा है लगातार, उसी पेज के माध्यम से फिर अभी हम लोगों ने इसको ब्रॉडकास्ट कराया और पूरा का पूरा कार्यक्रम सर आपका ब्रॉडकास्ट हो गया है, जिसको हमारे स्टूडेंट्स अभी भी देख सकते हैं और बाद में भी जब वो चाहें तो वो देख सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स का सर पार्टिसिपेशन रहा है पूरे कार्यक्रम में, और मैं अपने स्टूडेंट्स से कहूंगा कि वो कुछ स्क्रीनशॉट्स लेते रहें, जिसमें जैसे अभी इस समय 94 स्टूडेंट्स हमारे लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, इसका स्क्रीनशॉट्स स्टूडेंट ले लें, जिससे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। 98 स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और कार्यक्रम हमारा 1 घंटे 13 मिनट से आगे तक जा चुका है सर। और स्टूडेंट सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत थैंक्स हैं कि इस पेंडेमिक में सर आपने समय दिया बच्चों को सर हमारे, और निश्चित रूप से आप लोगों की वजह से स्टूडेंट्स को जिस प्रकार का मोटिवेशन मिल रहा है, और आपके विषय में सर खास करके आपकी उपस्थिति सिर्फ सुनने में ही नहीं, देखने में भी सर बहुत ही बच्चों के लिए प्रभावशाली रहती है सर। तो आपको सर हमारे संस्थान की ओर से, हमारे सभी छात्रों की ओर से बहुत बहुत आभार सर। ऐसे ही सर हम लोग आपके समय उपलब्धता की स्थिति में आगे भी सर कार्यक्रम लाइव करेंगे सर। आपका सर बहुत बहुत आभार सर। तो स्टूडेंट्स भी सर हमारे विलियम पटेल, थैंक्स सर, अंजना पाठक, थैंक्स सर, सबके सर कमेंट्स सर आपके लिए आ रहे हैं। स्वेच्छा सिंह थैंक्स सर, विकास शर्मा वेरी नॉलेजेबल, आलोक पाठक सर कमेंट्स भी लीजिए। हाँ, विलियम पटेल थैंक्स सर, सिमी रॉय थैंक यू सर, प्रिया गुप्ता थैंक यू सर, दीपक सिंह थैंक्स सर, सतीश वर्मा थैंक्स सर, रेणु यादव थैंक्स सर, शिवांगी श्रीवास्तव सोसाइटी रिफॉर्मेशन के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन आपके लिए सर, हमारी स्टूडेंट है, सोसाइटी रिफॉर्मेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए एंड कैसे सोसाइटी थिंकिंग में चेंज लाया जाए। सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये दो अलग-अलग मुद्दे हैं ये। जी सर। मैं शिवांगी को बताना चाहूंगा कि ये दो अलग, सोसाइटी रिफॉर्मेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो अलग मुद्दे हैं। अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा डेवलपमेंट हम करें, हमारे डेवलपमेंट के प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से हो कि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करें कि वो संसाधन है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रहे। हम इस बात को ध्यान में रख करके अपनी नीतियां बनाएं, अपने प्रोग्राम्स बनाएं, पॉलिसीज बनाएं। हम किसी भी संसाधन का अत्यधिक दोहन अपने इंटरेस्ट में ना करें, बल्कि हम परोपकार की भावना से उसको उनका दोहन करें मुख्य रूप से। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जहाँ तक सोसाइटी रिफॉर्मेशन की बात है, तो सोसाइटी रिफॉर्मेशन अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, और इस शब्द का महत्व ये है कि सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हमें जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, तो सोसाइटी रिफॉर्मेशन का सबसे पहला कंपोनेंट होता है अवेयरनेस का, कि हम जिन जो हमारी कुरीतियाँ हैं या जो ऐसे माल प्रैक्टिसेज हैं जिनको हम अपने सोसाइटी से इरेडिकेट करना चाहते हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करें। साथ ही उनको अच्छे जो वैल्यूज है, नॉर्म्स है, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में भी उनको अवगत कराएं। इस पर एक सोशल डिस्कोर्स होना चाहिए, एक आम समाज में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अपने स्कूलों में या जहाँ कहीं भी हमें अवसर मिले, अगर इस तरीके की बातें करें, तो शायद हम अपनी जो इच्छित परिणाम हम चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो, उस प्रकार के समाज का विकास कर सकते हैं। थैंक यू सर। निश्चित रूप से छात्र सर बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, और छात्रों की तरफ से एक बात सर हमेशा
आती है हमारे पास कि ये जो योजना छात्रों के हित के लिए चलाई जा रही है, अक्सर वो बच्चे प्राइवेट कोचिंग्स में कोचिंग करने जाते थे, तो वहाँ वो अध्यापक से मिल पाते थे, अच्छे अध्यापक मिलते थे उन्हें। लेकिन इस योजना के माध्यम से बच्चे जो है आईएएस और सीनियर पीसीएस ऑफिसर से सर मिल पा रहे हैं, जो उनके लिए जो बनना चाहते हैं उसे जब अपने सामने छात्र देखते हैं तो अपने आप में बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल होता है, और वो उसी रफ्तार से, उसी तेजी से, उसी जोश के साथ सर पढ़ाई करते हैं। सर संस्थान की तरफ से, अपने छात्रों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सर समय दिया सर संस्थान के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं एंड करने की परमिशन ले रहा हूँ आपसे सर। अब कार्यक्रम को सर मैं ब्रॉडकास्टिंग सर इसकी एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल।